ओके, तो आज हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके यूनिट 2 है। ओके, तो सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस मॉडल स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। 1 मिनट। ओके, तो चलिए रिलेशनल डेटाबेस जो है उसको डिस्कस करने से पहले हम उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो जो रिलेशनल डेटाबेस है उसके जो जनक हैं, दैट द फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस इज कॉल्ड EFT कॉड। सो हाँ, हम्म, वो वो एक्चुअली एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है, डेटाबेस एप्लीकेशंस का। ओके, ये मैंने जो डिस्कस किया था आपसे वो डेटाबेस का आर्किटेक्चर था, और जो आप बात कर रहे हैं वो डेटाबेस एप्लीकेशंस जो हम बनाते हैं, डेटाबेस को यूज करके जो एप्लीकेशंस बनाएंगे उन एप्लीकेशंस का आर्किटेक्चर था। ओके, तो हम्म, 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 ओकेशनली यूज करते हैं, तो वो नेव यूजर्स में आ गए। देखिए, यूजर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कई तरीके से हो सकता है। ओके, सो जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्लासिफिकेशन था हमने वो डिस्कस किया था। सो आप जो बात कर रहे हैं वो और क्लासिफिकेशन, जैसे आप कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर आपको दे दिए जाएँ तो आप उन्हें मल्टीपल तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही किया गया है। जो आप डेटाबेस डिज़ाइनर की बात कर रहे हैं, तो डेटाबेस डिज़ाइनर जनरली आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वही काम करता है। हालांकि एप्लीकेशन डिज़ाइनर जो है, डेटाबेस एप्लीकेशन डिज़ाइनर, वो आप एक नई कैटेगरी बना सकते हैं। ओके, तो अलग अलग बुक्स में आपको यूजर्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से मिल सकता है। सो मैंने जो डिस्कस किया दैट वाज वन काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। पीपल कैन डू ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन एज वेल, किसी अलग एट्रीब्यूट पर भी कर सकते हैं। ओके, सो हालांकि जो कैजुअल यूजर्स हैं वो उनमें से मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स हैं वो नेव यूजर्स की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन नेसेसरी नहीं है। कैजुअल यूज़र और भी टाइप के यूज़र हो सकते हैं। ओके, तो कैजुअल यूज़र इज जस्ट वन कैटेगरी। उसमें क्लासीफाई करती है यूज़र को कि वो यूज़र फ्रीक्वेंटली एक्सेस करता है या नहीं करता है डेटाबेस को। ओके, सिस्टम एनालिस्ट आप उसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की कैटेगरी में रख सकते हैं, बट सिस्टम एनालिस्ट कोई ऐसा डेटाबेस यूज़र नहीं है। सिस्टम एनालिस्ट तो कोई किसी और सिस्टम में भी हो सकता है, किसी भी सिस्टम का एनालिसिस जो कर रहा है वो सिस्टम एनालिस्ट हो सकता है। ओके, हाँ, डेटाबेस सिस्टम एनालिस्ट वो है जो डेटाबेस का के ऊपर जो एनालिसिस कर रहा है। ओके, तो सिस्टम एनालिस्ट किसी कंपनी के बेस पर पोस्ट हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कोई यूज़र क्लासिफिकेशन सिस्टम एनालिस्ट टाइप से होगा। ठीक है, हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सिस्टम एनालिस्ट का मतलब कुछ और हो गया। सिस्टम एनालिस्ट से नाम से ही पता चल रहा है जो सिस्टम को एनालाइज करता है। तो सिस्टम मीन्स डेटाबेस इज ऑल्सो अ सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम इज ऑल्सो अ सिस्टम, कोई और सॉफ्टवेयर है दैट इज ऑल्सो अ सिस्टम, है ना। वेब सर्वर इज ऑल्सो ए सिस्टम, तो उसको जो हैंडल कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, आप उसे भी सिस्टम एनालिस्ट बोल सकते हैं। हम्म, ठीक है, हाँ। नेटवर्क, हाँ, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेटवर्क डेटा मॉडल एक्चुअली क्या है कि जो दो तरीके के मॉडल इनिशियली अवेलेबल थे, हम अभी थोड़ा देर में उसके बारे में बात कर लेंगे। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू विथ RDMS। तो जो EFT कॉड है, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ डेटाबेस RDMS। हाँ, हाँ,
नहीं, अभी हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी आप जो रिलेवेंट चीज़ है वो डिस्कस करेंगे, वो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है। हम एप्लीकेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, पहले डेटाबेस तो समझ लीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन समझेंगे। ओके, तो जो 2 टीयर आर्किटेक्चर और जो 3 टीयर आर्किटेक्चर आपने जो पढ़ा वो एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है, उस पर हम बाद में आएंगे। सो EFT code is called father of relational model. Now relational model is the model that we are going to discuss today. ओके, सो इससे डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डेटाबेस की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनिशियली जब कंप्यूटर्स का जो इन्वेंशन हुआ था, तो कंप्यूटर्स, आपको मालूम है कि आपने अगर कंप्यूटर्स की हिस्ट्री पढ़ी होगी अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में, तो आपको मालूम होगा कि इनिशियली जो कंप्यूटर्स थे दैट वर वेरी कॉस्टली एंड दे वर नॉट टू मच पावरफुल। अगर आपके कंप्यूटर्स, आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनको अगर आप देखें तो उतने पावरफुल पहले कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते, तो उसके कई सारी लिमिटेशंस थी, हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस की वजह से दे वर नॉट सो मच पावरफुल। लेकिन धीरे धीरे जो है ना इन्वेंशंस होते गए और कंप्यूटर्स में इम्प्रूवमेंट आता गया, उनके हार्डवेयर चीपर होता चला गया, फास्टर होता चला गया और साइज़ में स्मॉलर भी हो गया। और सबसे ज़्यादा जो रिवॉल्यूशन आया वो आया था 1947 में। विलियम शॉकले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया। तो जैसे ही जब ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ तो ट्रांजिस्टर ने जो ना कंप्यूटर्स को बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनली ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स जो कम पावर में चलते थे और जो है उनका साइज़ काफ़ी छोटा था और ज़्यादा रिलायबल थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स जो इस्तेमाल होते थे उनसे। ओके, तो ट्रांजिस्टर्स के आने से कंप्यूटर्स में के हार्डवेयर में काफ़ी जो है ना चेंजेज आए, ड्रास्टिक चेंजेज आए और हार्डवेयर सस्ता भी हुआ। इसके साथ साथ उस टाइम पर आप देखेंगे 1950 के अराउंड में या 60 के पहले, तो जो स्टोरेज थी वो स्टोरेज आपकी मैग्नेटिक मेमोरी बेस्ड होती थी और ख़ास करके मैग्नेटिक टेप जो है ना इस्तेमाल होते थे। और आपको मालूम है मैग्नेटिक टेप्स जो हैं इनकी लिमिटेशन क्या है, ये केवल डेटा का सीक्वेंशियल एक्सेस अलाउ करते हैं। यू कैन नॉट एक्सेस डेटा डायरेक्टली, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। आप लोग जानते होंगे सीक्वेंशियल एक्सेस का क्या मतलब है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, एंड डायरेक्ट एक्सेस का क्या मतलब है। ओके, तो लेकिन 1960 के अराउंड में जब हार्ड डिस्क का इन्वेंशन हुआ लेट 1960s में, तो हार्ड डिस्क जो ड्राइव्स आई, HD ड्राइव में लिख रहा हूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव, सो ये मैग्नेटिक टेप से बेटर थी, चीपर भी थी यू कैन से, एंड दे ऑफर्ड डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द डेटा। ठीक है, सो जब डेटा का डायरेक्ट एक्सेस जो है ना मिलना हमें शुरू हो गया, देन वी कैन डू सर्च फास्ट। हम जो है ना डायरेक्ट एक्सेस जब मिलता है तो सर्च ऑपरेशन हमारा फास्ट हो जाता है। आपको मालूम होगा कि लिंक लिस्ट में सर्च स्लो होता है इन कंपैरिजन टू एरे, है ना। एरे में अगर आप समहाउ एरे या कोई और डायरेक्ट सीक्वेंस और अदर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो उसमें सर्च बहुत फास्ट हो जाता है। ओके, जैसे आपका एरे है, आप उसे सॉर्ट कर लीजिए पहले से ही, एंड देन यू कैन डू सर्च इन लॉग एंड टाइम, है ना। तो डायरेक्ट एक्सेस का ये बेनिफिट होता है। सो डायरेक्ट एक्सेस आने की वजह से डेटा स्टोरेज के जो मैकेनिज्म थे उनमें रेवोल्यूशन आया, और उस रेवोल्यूशन की वजह से पीपल स्टार्ट थिंकिंग टू क्रिएट लार्ज डेटा स्टोरेज। और जब लार्ज डेटा स्टोरेज लोगों ने स्टोर करना कंप्यूटर्स में शुरू किया, देन पीपल रियलाइजिंग दैट वी शुड हैव ए डेटाबेस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। सो इनिशियली 1960 की बात करें तो 1960 में चार्ल्स बेकमैन जो पर्सन थे, spelling I am not remembering correctly, so he came up with a database that is generally called IDS, Integrated Data Store। तो उन्होंने एक डेटाबेस बनाया, डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया, that was named as Integrated Data Store। ओके, और ये जो सॉफ्टवेयर था दैट वाज बेस्ड ऑन नेटवर्क मॉडल।
सो नेटवर्क मॉडल में क्या है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आप हम थोड़ी देर के लिए मैं उससे रिकॉर्ड से रेफर कर रहा हूँ. सो यू हैव रिकॉर्ड्स, सो यू रिकॉर्ड्स स्टोर द रिकॉर्ड्स इन द डिस्क, एंड देन जो रिकॉर्ड्स में रिलेशन है या कनेक्शन है आप उन्हें पॉइंटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज़ वन रिकॉर्ड, एंड इससे रिलेटेड रिकॉर्ड अगर ये है तो आपने इसके बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया, एंड अगर एक और रिलेटेड रिकॉर्ड है तो इसके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया. सो आपने इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया. सो डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स. ओके, एंड जैसा मैंने बताया कि डेटाबेस में क्या होता है, रिलेटेड डेटा होता है. तो अल्टीमेटली डेटाबेसेस के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्शन भी होगा. तो उनके बीच जो रिलेशन है उसे हम एरोज से रिप्रेजेंट करते हैं. एरोज मतलब पॉइंटर्स, एक्चुअली दीज आर द पॉइंटर्स. एक रिकॉर्ड है उसके अगले रिलेटेड रिकॉर्ड्स को पॉइंट करता है. एंड ये जो स्ट्रक्चर थी, दैट स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इन फॉर्म ऑफ ए ग्राफ. सो ये रिकॉर्ड्स आपस में एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो दिस एक्चुअली क्रिएट्स ए ग्राफ. सो आप कह सकते हैं कि ग्राफ मॉडल में क्या, आप नेटवर्क मॉडल को ग्राफ बेस्ड मॉडल भी बोलते हैं, जहाँ पर जो ग्राफ का नोड है दैट इज रिकॉर्ड, और उनके बीच में जो एज है दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप को हम पॉइंटर की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो आप इसमें डायरेक्शन होगा. सो नेटवर्क मॉडल में आपका जो टोटल डेटाबेस है वो एक डायरेक्टेड ग्राफ के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है. और आपको रिकॉर्ड सर्च करना है तो आप एक रिकॉर्ड पर जा सकते हैं, और फिर रिकॉर्ड से फर्दर आगे और सर्च करना है या कोई क्वेरी प्रोसेसिंग करनी है तो कई बार आपको रिलेटेड रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है. तो आप उसको पॉइंटर्स के थ्रू सर्च करके इस ग्राफ में रिकॉर्ड्स को, डेटा को सर्च कर सकते हो और उसको प्रोसेस कर सकते हो. ओके, सो दिस काइंड ऑफ नेटवर्क, दिस मॉडल वाज कॉल्ड नेटवर्क मॉडल, एंड इट वाज ए ग्राफ एक्चुअली. ठीक है, जो ये ग्राफ बेस्ड मॉडल है आपको, जिसे हम नेटवर्क मॉडल बोलते हैं. सो दिस वाज द प्रोडक्ट दैट केम इन 96, जो मार्केट में आया इंडस्ट्री में. एंड देन जब IBM ऑल्सो डेवलप्ड अराउंड द सेम 1960, they also came up with a new database that was known as IMS, Integrated Management System. तो इन्होंने भी ऐसा ही मॉडल फॉलो किया IMS में. अच्छा, इंफॉर्मेशन, सॉरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्टिंग. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, वो यहाँ से इंटीग्रेटेड मेरे दिमाग में आ गया. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये भी डेटाबेस जो है ना इसी से मिलता जुलता मॉडल था. तो ये मॉडल में थोड़ा सा डिफरेंट क्या था, ये ग्राफ मॉडल था, और IMS आपका जो वो बेस्ड है दैट वाज बेस्ड ऑन ए हायरार्किकल मॉडल. सो हायरार्किकल मतलब ट्री के फॉर्म में मॉडल है. तो अब आप जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके एक ट्री के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होंगे. ओके, सो ट्री के फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब क्या है, अब नोड जो है ना वो रिकॉर्ड्स हैं और उनके बीच में लिंक्स जो है कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं. एंड ये डायरेक्शनल लिंक्स होंगी. यू माइट हैव सम रूट नोड, एंड देन उनके चाइल्ड नोड्स होंगे, चाइल्ड्स के फर्दर चाइल्ड्स होंगे. लेकिन आपको इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो मॉडल है ये हायरार्किकल मॉडल है. दैट मीन्स इट फॉलोज ए ट्री स्ट्रक्चर. और ट्री स्ट्रक्चर में डिफरेंस और ग्राफ स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है, हालांकि दोनों ही ग्राफ हैं, ओके, बट यहाँ पर साइकिल इज नॉट अलाउड. आपको मालूम है ना, ग्राफ में जब सर्चिंग करते हैं तो साइकिल कभी बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है. यू कैन एंटर इन ए इनफाइनाइट लूप अगर आप प्रॉपरली सर्च नहीं करते हैं, साइकिल को डिटेक्ट करके सर्च नहीं करते हैं. तो यहाँ पे साइकिल नहीं होगी. ओके, सो रिकॉर्ड आपके एक ट्री के फॉर्म में अरेंज होते हैं इसमें, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स. ओके, सो ये जो दोनों मॉडल्स थे इनिशियली बहुत लार्ज डेटाबेस, जो नाउ डेज हम जितने बड़े बड़े डेटाबेसेस यूज़ करते हैं उतने बड़े डेटाबेसेस इस्तेमाल नहीं करते हैं. सो ये जो डेटा बेस मॉडल्स थे दे बिकम क्वाइट पॉपुलर, बट दे हैव देयर डिसएडवांटेजेस. इनका डिसएडवांटेज क्या था कि दे वर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप जब पॉइंटर्स की बात करते हैं तो पॉइंटर्स जहाँ पे आ जाते हैं ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. ओके,
सेकंड जो प्रॉब्लम थी इनके साथ वो ये थी कि ये जो मॉडल्स हैं ये सब नेविगेशनल मॉडल्स हैं। सो इसमें सर्च डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि ग्राफ में सर्च इतनी आसान नहीं होती है, डायरेक्ट सर्च आसान पॉसिबल नहीं है। और इसमें जो सर्च थी थ्रू लिंक्स होती थी, ठीक है। सो सर्च वाज नॉट ईजी और एंड एफिशिएंट यू कैन से, ठीक है। और जो सर्च थी वो पॉइंटर बेस्ड थी, डेटाबेस सर्च नहीं। डेटा से डायरेक्ट डेटा को सर्च नहीं कर सकते थे आप, पॉइंटर्स को फॉलो करते हुए आपको सर्च करना पड़ता था। ओके, सो दीज वर द टू डिसएडवांटेज ऑफ दीज मॉडल्स एंड that Dr. EFT Cod quite unhappy, was very unhappy with these models because of these two difficulties with these models. Okay, now ये जो मॉडल्स हैं इनको हम दोनों को नेविगेशनल मॉडल्स भी बोलते हैं। जॉइंटली ये दोनों मॉडल्स जो है ना नेविगेशनल मॉडल्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आप पॉइंटर्स के थ्रू नेविगेट करते हो, ट्रैवल करते हो, है ना। नेविगेट, दैट्स वाई दीज मॉडल्स आर कॉल्ड नेविगेशनल मॉडल। सो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो EFT Cod है ही वॉज वर्किंग इन IBM, IBM में काम कर रहे थे। तो IBM डेवलप्ड दिस प्रोडक्ट एंड ही वॉज फेमिलियर विद दिस प्रोडक्ट, बट ही वॉज अनहैप्पी विद the way the searching was done in this software. ओके, तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था इसमें जो सर्च करने का तरीका था, क्योंकि ये ट्री है और ट्री में आपको सर्च करना है, तो ट्री में जब तक ये बाइनरी ट्री ना हो तो सर्च एफिशिएंट नहीं होती है। समटाइम्स ये एक लिंक लिस्ट में सर्च की तरह से बदल सकती है। ओके, और आपको मालूम है लिंक लिस्ट में सर्च इज़ नॉट ईजी। ओके, सो ये जो सर्च है दैट वाज क्वाइट इनएफिशिएंट एंड डिफ़िकल्ट इन दीज मॉडल्स और इन दीज डेटाबेस पैकेजेस। So Cod proposed a new database model that were later known as relational database model. So he wrote some number of papers. So he came up with a model that is called relational model. And ये जो मॉडल था ये नॉर्मल जो आप जब आप बुक्स में या जो रजिस्टर्स में डेटा एंटर करते हो टेबलर फॉर्म में करते हो तो उसी टाइप का मॉडल था। ओके, सो ये जो मॉडल था इसमें जो सर्च है वो डेटा के बेस पर होती है, डायरेक्टली आप डेटा को सर्च करते हैं, ना कि पॉइंटर्स के थ्रू सर्चिंग करना है आपको। ओके, तो वी विल कम टू दैट। सो रिलेशनल मॉडल जो है EFT Cod एक्चुअली अनहैप्पी थे, तो ही प्रपोज्ड ए मॉडल दैट वाज नाउ लेटर नेम्ड एज रिलेशनल मॉडल। एंड उसके लिए इस मॉडल को उन्होंने कई पेपर्स के थ्रू पब्लिश किया। एंड जो इम्पोर्टेंट पेपर उनका 1970 में आया, ही रोट ए पब्लिश पेपर इन 1970। द टाइटल ऑफ द पेपर वाज ए रिलेशनल डेटा मॉडल फॉर लार्ज शेयर्ड डेटा बैंक्स। So he wrote and published this paper जिसमें उन्होंने रिलेशनल मॉडल को काफ़ी डिटेल में इसमें जो ना उन्होंने पब्लिश किया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेपर ही वन द ACM ट्यूरिंग अवार्ड, और यू कैन से जस्ट ट्यूरिंग अवार्ड, ठीक है। सो ही वन ट्यूरिंग अवार्ड फॉर दिस पेपर। ओके, एंड ट्यूरिंग अवार्ड जो है ना उसको कंप्यूटर साइंस का नोबेल के इक्विवेलेंट माना जाता है। So it is equivalent to Nobel of computer science. Sometimes people call it Nobel of computer science. Okay. So this was the important paper, and he published this paper in 1970 from IBM. And IBM में he wanted to develop a product on this model, but IBM में उस समय लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, so he left IBM. ओके, एंड बाद में IBM ऑल्सो रियलाइज दैट दिस मॉडल इज गुड, एंड देन दे स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ दे स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट जिसका नाम उन्होंने IBM ने बाद में रखा सिस्टम R। तो सिस्टम R प्रोजेक्ट IBM ने स्टार्ट किया। सिस्टम R
वाज स्टार्टेड एट IBM। ओके, सो ये IBM जो है ना, ये प्रोजेक्ट इसीलिए था कि ये जो रिलेशनल मॉडल जो कॉर्ड ने प्रपोज किया था उस पर एक जो है एक डेटाबेस बनाया जाए। और ये जो प्रोडक्ट का जो आउटकम था दैट वाज DB1। DB1 सॉरी। और मेनली DB1 तो है ही है, लेकिन बाद में DB1 का जो बाद में IBM ने और लेटर वर्जन भी DB2 रिलीज किया, और नाउ डेज DB2 इज क्वाइट पॉपुलर इन इंडस्ट्री अभी भी। ओके, सो ये DB1 और DB2 के बारे में बात नहीं कर रहे। सिस्टम आर का एक इम्पॉर्टेंट आउटकम था, वो था SQL। तो एक्चुअली IBM ने एक डेटाबेस पैकेज बनाया था और डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया था। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ उन्होंने कॉर्ड के जो वे है, कॉर्ड ने जो वे प्रेजेंट किया था कि डेटाबेस में जो डेटा होगा उसे हम कैसे रिट्रीव करेंगे, तो उसका उन्होंने पूरा एक मैथमेटिकल वे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया था। दैट मीन्स कॉर्ड प्रपोज्ड ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ओके, तो उन्होंने मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन उसका दिया था, और उस डिस्क्रिप्शन को यूज़ करते हुए और सम अदर जो रिसर्च उस समय अवेलेबल थी उसको यूज़ करते हुए IBM केम अप विद ए लैंग्वेज जिसका नाम शुरू में SQL था, लेकिन बाद में इसको SQL नाम से जाना गया। एंड बाद में SQL जब पब्लिश हुआ उसके बाद ANSI ने इसको स्टैंडर्डाइज किया 1989 में। ओके, सो ANSI ने स्टैंडर्डाइज करके इसको SQL बनाया। सो नाउ डेज आप देखेंगे SQL जो है रिलेशनल मॉडल का स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, एंड एवरीबडी फॉर एवरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉलोज दिस वन। ओके, सो ANSI जो है टाइम टू टाइम रिलीज इसके जो है ना स्टैंडर्ड्स को रिलीज करता रहता है। ओके, ओके, सो लेट्स कम बैक टू द रिलेशनल मॉडल नाउ। ये तो था थोड़ा सा हिस्ट्री। अच्छा, रिलेशनल मॉडल जब ये जो प्रोजेक्ट है, तो रिलेशनल मॉडल जब कॉर्ड ने प्रपोज किया और उनको ट्यूरिंग अवार्ड इस प्रोजेक्ट पर मिला, तो रिलेशनल मॉडल का इंपॉर्टेंस देखते हुए लॉट ऑफ प्रोजेक्ट वर स्टार्टेड। कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए और कई लोगों ने साइमल्टेनियसली पैरेलली जो है ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाना शुरू किया। जिसमें से एक जो प्रोजेक्ट था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में स्टार्ट हुआ। एक स्टोन ब्रोकर नाम के पर्सन जहाँ पर काम कर रहे थे, और एक पर्सन और थे इनके साथ। तो दे स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम था आई थिंक इनग्रेस। ठीक है, इनग्रेस नाम से ये प्रोजेक्ट था। तो इस प्रोजेक्ट का जो आउटकम आया, इसमें ये पर्सन थे और एक पर्सन और साथ में इनके थे, वोंग या कुछ करके थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम। सो ये दोनों पर्सन लीडर थे, एंड दे ऑल्सो हैव ए टीम ऑफ द ग्रुप। सो ये जो प्रोजेक्ट था एक्चुअली इसके ये ऑलरेडी यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया बर्कले में एक प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा था, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट था वो एक जियोग्राफिकल डेटाबेस बनाने के लिए था। बट चूँकि उसकी फंडिंग अवेलेबल थी, स्टोन ब्रोकर और इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक इस पर डेटाबेस रिलेशनल मॉडल डेटाबेस बेस्ड डेटाबेस का काम हाथ में लिया, एंड देन दे केम अप विद ए सॉफ्टवेयर दैट इज नाउन एज इनग्रेस। आपने इसका नाम सुना होगा। इट इज़ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनग्रेस, एंड इट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर RDBMS, एंड ये प्रोप्राइटरी है हालांकि। ओके, इसी टाइम पर इसी के बाद एक्चुअली जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, या तो जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था, तो ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डेटाबेस के हिस्ट्री में, बहुत माइलस्टोन की तरह से है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ जो लोग जुड़े हुए थे दे रियलाइज दैट कि डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जो एप्लीकेशंस हैं, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सो उन्होंने कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट बीच में भी क्विट कर दिया, एंड दे स्टार्टेड देयर ओन कंपनी, जिसमें से जो ओरेकल कंपनी के फाउंडर थे दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस टीम। ओके, तो उन्होंने भी अपना एक इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट शुरू किया। सिमिलरली जब स्टोन ब्रोकर ने इस प्रोजेक्ट से जब बाहर आए, कंप्लीट किया, तो उन्होंने भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और यहाँ से जो उनकी लर्निंग थी उसको इंडिपेंडेंटली फिर उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे आप पोस्टग्रेस नाम से जानते हैं। ठीक है, सो ये हालांकि ओपन सोर्स कैटेगरी में सॉफ्टवेयर है डेटाबेस। तो ये इनग्रेस से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि स्टोन ब्रोकर जो है ना, इन्होंने इनग्रेस में भी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे।
सो उन्होंने ही बाद में पोस्टग्रेस बनाया। सो पोस्टग्रेस इज़ वन ऑफ द पॉपुलर डेटाबेस नाउडेज। और इसी ड्यूरेशन में जो ओरेकल के डेवलपर थे जो इसके साथ काम कर रहे थे, उन्होंने भी और अपनी कंपनी फाउंड की एंड दे केम अप विद डेटाबेस। इसी के बाद में माई भी आया। माई एबी नाम की कंपनी ने जो ना एक अपना रिलेशनल डेटाबेस बनाया एंड दे केम अप विद माई एबी, जो कि बाद में इसको ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया इस कंपनी को, और दे केम अप विद MySQL database management system. Okay, so this is the brief history of database management systems. Okay, तो नाउ डेज आप देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अब RDMS नहीं है। पहले जो ना RDMS हुआ करते थे, लेकिन नाउ जैसे ही 1990 के अराउंड में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ना आना शुरू हुई और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डोमिनेटिंग लैंग्वेज बन गई, तो उसके बेस पर बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट होना शुरू हो गए। तो डेटाबेस भी उससे अछूता नहीं रहा, और डेटाबेसेस में भी फिर कंपनीज ने जो या डेवलपर्स जो डेटाबेसेस बना रहे थे उन्होंने भी चेंज किया, और उसमें डेटाबेसेस में कई सारी लिमिटेशंस जो रिलेशनल मॉडल की थी उनको ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स भी ऐड किए। एंड नाउ डेज आप देख रहे हैं बिग डेटा का दौर है, डेटा साइंस का दौर है। सो SQL की अपनी लिमिटेशंस हैं, RDMS की अपनी लिमिटेशंस है। तो पीपल ऑल्सो केम अप विद न्यू काइंड ऑफ डेटाबेसेस जिन्हें हम बोलते हैं नो SQL। हालांकि नो SQL का ये मतलब नहीं है कि वो SQL बेस्ड नहीं है, बट वो SQL को भी सपोर्ट करते हैं, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। ओके, XML बेस्ड डेटाबेसेस भी आए। सो ह्यूज वेरिएशन हैव कम नाउ डेज। तो आपके जो इनिशियली जो RDMS थे अब वो एग्जैक्टली उस शेप में नहीं है, बट स्टिल लॉट ऑफ फीचर्स RDMS के ही है। जितने भी मॉडर्न डेटाबेसेस हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्ट RDMS है। ओके, सो RDMS के लिए कॉड ने 13 रूल्स भी दिए थे। कौन सा डेटाबेस एक RDMS कहलाएगा? सो कॉड गेव 13 रूल्स कि एक RDMS के पास या RDMS को इन कंडीशंस को या इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये जो 13 रूल्स है इनको कहा जाता है 12 गोल्डन रूल्स ऑफ कॉड। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप इन 12 रूल्स को पढ़ें, क्योंकि जो पूरा डेटाबेस का जो आपका सिलेबस है वो इन्हीं 12 गोल्डन रूल्स के अराउंड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके, तो अब बाद में भी इन पर डिस्कस करेंगे ये रूल्स के बारे में, क्योंकि अभी डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप ज़्यादा कुछ इसमें नहीं समझ पाएंगे। तो मैं बस एक बार सजेस्ट करूँगा कि आप जस्ट एक रीडिंग करें इसकी। सो दिस इज़ योर रीडिंग असाइनमेंट कि आप कॉड के 12 जो गोल्डन रूल्स हैं उन्हें पढ़ें, ठीक है। एंड एक और रीडिंग असाइनमेंट है, ये मैं पहले भी दे चुका हूँ, हिस्ट्री ऑफ डेटाबेसेस, ये आप इसको भी पढ़ें। ओके, ये आपके लिए रीडिंग असाइनमेंट है। ओके, सो ये जो कॉड के 12 गोल्डन रूल कहा जाता है, तो इनको ये रूल हालांकि 13 है, बट इन्हें 12 इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो नंबरिंग है वो 0 से है, 0 से 12 है। ओके, सो हालांकि जो कॉड के जो 12 जो गोल्डन रूल्स हैं, ये जो रूल्स हैं टोटल, तो सारे RDMS इन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक दो रूल ऐसे हैं कि जो फॉलो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ओके, सो देयर आर वी विल टॉक अबाउट देम, क्यों इम्पॉसिबल है और कैसे इम्पॉसिबल है। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको कॉड के जो 12 गोल्डन रूल्स हैं इनको ज़रूर पढ़ना है, दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ हम आ जाते हैं कॉड के फॉर्मल मॉडल पर। तो लेट्स कम बैक टू द स्लाइड। सो एक्चुअली कॉड ने क्या कहा कि कॉड ने मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, आपने रिलेशन पढ़ा होगा। कैन यू डिफाइन ए रिलेशन? सो कॉड का जो रिलेशनल मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। रिलेशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, कोई बताएगा मुझे हाउ टू डिफाइन ए रिलेशन? क्योंकि रिलेशनल मॉडल का फाउंडेशन है रिलेशन। अभी आप डिस्क्रीट पढ़ के आए, जस्ट आपने एग्जाम दिया है, रिलेशन को डिफाइन करिए, व्हाट इज ए रिलेशन?
ये तो नहीं है डेफिनेशन। अंजलि बताओ। हम्म। हम्म। ओके 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 ओके। सो हाँ हाँ, एक ही चीज़ है, टपल तो उसका पार्ट है। सो लेट मी डिफाइन द रिलेशन। ठीक है। सो सपोज दैट यू हैव टू सेट्स ए में A1 A2 एंड सो ऑन AN, आपके पास n मेंबर्स हैं। यू हैव अनदर सेट बी में यू हैव B1 B2 एंड सो ऑन BM। m मेंबर्स इसमें है, n मेंबर्स इसमें है। सो A क्रॉस B इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A क्रॉस बी का मतलब क्या है? इनके सबके पेयर्स बनाइए। A1 का पेयर सारे एलिमेंट्स के साथ, B के सारे एलिमेंट्स के साथ, A1 B1 है ना, A1 B2 एंड सो ऑन, A1 BM। सॉरी, ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ आएगा एंड सो ऑन। देन इसके बाद A2 का कॉम्बिनेशन B1 के साथ, कॉमा A2 B2, कॉमा एंड सो ऑन। अब आप समझ गए होंगे आगे, एंड सो ऑन, एंड AN B1 AN B2 एंड सो ऑन, और AN BM। ये जो सेट है, दिस सेट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है। सो A क्रॉस B इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B. Now a relation is actually any subset of this set. So let's say R is a set such that R is subset of A cross B. So it can be a proper subset, or it can also be equal to A cross B. ठीक है। सो इसलिए हम लिखते हैं कि R इज सबसेट और A क्रॉस B. सो एनी सबसेट ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड रिलेशन ऑन दीज टू सेट्स। ओके। एंड यहाँ पर A1 B1 A2 B2 ऑल दीज आर कॉल्ड टपल्स। सो आप ये जो टोटल टपल्स हैं, इसमें कितने टपल्स होंगे? n एलिमेंट्स यहाँ हैं, m एलिमेंट्स यहाँ हैं, तो टोटल टपल्स होंगे n क्रॉस m। सो ये जो n क्रॉस एलिमेंट्स का, आप कोई भी इनमें से कुछ पेयर्स, कुछ कलेक्शन में से निकाल लीजिए कुछ एलिमेंट्स। तो फाई तो हमेशा इसका सबसेट होता है। फाई इज ऑलवेज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B. सो फाई इज ऑल्सो ए रिलेशन. सो इफ यू टेक R इक्वल टू A1 B1 एंड A2 B2, सो R जो है इस सेट का सबसेट है। लेट्स से R नहीं, मैं इसको R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। R1 इज दिस सेट। सो दिस सेट R1 इज सबसेट ऑफ दिस सेट। सो R1 इज द रिलेशन। ठीक है। सो एनी सबसेट ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन दीज टू सेट्स, A एंड B पर, A और B पर सेट पर ये रिलेशन कहलाता है। ओके। और इसमें ये जो टपल्स, ये जो पेयर्स हैं, दीज these are the ordered pairs. ध्यान रखना, these pairs are ordered pairs, or you can say ordered tuples. Okay. So this is how you define the relation. और यही रिलेशन की थ्योरी आपके, इसी रिलेशन की थ्योरी पर आपका कंप्लीट जो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बेस्ड है। ओके। नाउ लेट मी कम बैक टू द टेबल. सो कॉर्ड ने कहा कि रिलेशनल मॉडल में कॉर्ड ने प्रपोज किया कि आप जो है अपना जो डेटा है
उसे डेटा को एक रिलेशन के फॉर्म में स्टोर करिए, जहाँ पर रिलेशन जो है इट इज ए सबसे यू ऑलवेज यू, सो रिलेशन क्या है, it is a subset of attributes, it or you can say that it is a subset that is defined on Cartesian product of attributes. So let me repeat again. So पहले मैं टेबल है, ये जो टेबल है मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ so that you will be able to familiar with the terms. आप देख सकते हैं इसमें ये एक टेबल है आपके पास। जब आप देखेंगे, आपने अगर कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होगा या कहीं ऑर्गेनाइजेशन को आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो कई जगह पे जो डेटा है ऑर्गेनाइजेशंस में वो पहले पेपर वर्क के होता था और रजिस्टर्स में डेटा मेंटेन होता था और इस तरीके से टेबल फॉर्म में डेटा मेंटेन होता था। तो क्वाड ने सिंपली कहा कि आप डेटाबेस को अपने टेबुलर फॉर्म में स्टोर करिए, और आपकी जो टेबुलर फॉर्म है ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल रिलेशन का एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल, लेट मी शो यू नाउ। इसमें आप देखेंगे 4 कॉलम्स हैं, एक है आईडी, एक नेम, एक डिपार्टमेंट नेम, एक सैलरी। नाउ आईडी जो कॉलम है एक आप इसे सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आईडी। सो एक सेट हो गया आईडी, और आईडी सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आईडीज, जितनी भी आईडीज है उनका सेट बना लिया आपने, ठीक है। सो ये सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आईडीज, ठीक है। नाउ दूसरा इसमें कॉलम क्या है, नेम। तो एक सेट और ले लीजिए आप नेम नाम से, ठीक है। इसमें जो भी नाम है ये सारे नाम्स आ गए, मैं नाम लिख नहीं रहा हूं। तो ये जो सेट है ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नेम्स। ओके, मैं वैलिड नेम्स की बात कर रहा हूं, ऑल पॉसिबल वैलिड नेम्स, ये उनका सेट है। तीसरा कॉलम आपका हो गया डिपार्टमेंट नेम। सो आपका जो डेटाबेस है वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं बनेगा। सो फॉर एग्जांपल सपोज ये यूनिवर्सिटी डेटाबेस का एग्जांपल है, तो एक यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके नाम का सेट है ये। तो सेट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिपार्टमेंट नेम्स इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। हम एक अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं ये जो टेबल है हमारी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करती है, या डेटाबेस है हमारी यूनिवर्सिटी का है। ओके, सो यूनिवर्सिटी में जितने भी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट्स के नाम इस टेबल में आ जाएंगे, इस सेट में आ जाएंगे। एंड देन चौथा कॉलम क्या है, सैलरी। सो सैलरी जो है क्या है, एक कॉलम, इट इज अगेन ए सेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सैलरी वैल्यूज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी की वैल्यूज पॉसिबल हैं वो सबका सेट है ये। ओके, सो ये 4 सेट हो गए। अब इस 4 सेट पर आप एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। इन चारों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आईडी क्रॉस नेम क्रॉस DPT अंडरस्कोर नेम क्रॉस सैलरी, है ना। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था मैंने 2 सेट के लिए लिखा था, A क्रॉस B। तो आप इसे ये डेफिनेशन 2 सेट के लिए थी, आप इस डेफिनेशन को जनरलाइज करके इसे n सेट्स के लिए भी कर सकते हो। तो जब n सेट्स की आएगी बात, तो सेट n है, जैसे आपने मैंने यहाँ दिखाया था आपको 2 सेट्स थे, तब दो वैल्यूज थी इसमें, एक टपल में या एक पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर जो आपका है। तो यहाँ पर 4 सेट्स हैं। तो इसका ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें जो रिकॉर्ड्स होंगे या जो टपल्स होंगे उसमें 4 वैल्यूज होंगी, है ना। सो ये एक सेट है। सो इस लार्ज होगा, तो मैं इसको अगर मैं इसे लेट्स से U से रिप्रेजेंट अगर कर दूँ, लेट्स अज्यूम, या कैपिटल R से लिख देते हैं, नहीं कैपिटल R तो हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे। सो लेट मी से दिस इज़ U, सम सेट U। इन चारों को मैं U से रिप्रेजेंट करूँगा। सो U का मतलब ये है, ठीक है, एक नोटेशन में ले रहा हूँ इनके लिए। सो U इक्वल टू, U में क्या क्या मेंबर्स होंगे, आईडी, लेट्स से वैल्यू, आईडी की पॉसिबल वैल्यू एक 101 है, एक पर्सन है उसका नाम अजय है ना। पहले इसमें 4 वैल्यू जाएंगी ना टपल में, क्योंकि 4 सेट्स हैं। तो पहले की वैल्यू पहले आईडी से आएगी, दूसरी वैल्यू नेम कॉलम नेम सेट से आएगी, तीसरी जो है ना डिपार्टमेंट नेम से आएगी। सो लेट्स से डिपार्टमेंट नेम कंप्यूटर साइंस। ओके,
और चौथी वैल्यू सैलरी से आए। सैलरी जो है, सैलरी की वैल्यू लेट से इसकी पर्सन की है 40,000। एक टपल ये, ऐसे ही इसके कई सारे टपल होंगे। नाउ इमेजिन करिए ये जो सेट है, ये सेट कैसा है, यू एक लार्ज सेट है जिसमें ऑल पॉसिबल टपल्स आएंगे। सो इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होगा। सो लेट्स से इसमें n1 एलिमेंट्स हैं, इसमें n2 एलिमेंट्स हैं, इसमें n3 वैल्यूज हैं, इसमें n4 वैल्यूज हैं। तो टोटल वैल्यूज कितनी पॉसिबल होंगी, n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू n4 मैक्सिमम। सो ये जो u है इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, इतनी, दिस वन। कार्डिनलिटी का मतलब होता है किसी सेट की कार्डिनलिटी का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये जो u है इसमें इतने एलिमेंट्स होंगे। तो एक मैंने एग्जांपल लिखा है, सो दिस विल बी वेरी वेरी लार्ज सेट। अब आप इसमें से कोई कुछ रिकॉर्ड्स उठा लीजिए। सो ये जो रिकॉर्ड है, सपोज आपने ये उठा लिए, ये, सो दीज आर द रिकॉर्ड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम दिस टेबल, और यू कैन से दैट दिस रिलेशन, दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट है ना। इसी से आपने ले लिया u का एक सबसेट ले लिया। सो दैट इज द दिस u का सबसेट लेट से r है। सो लेट से r इज सम सबसेट ऑफ u, और प्रॉपर सबसेट है, और वो u में ये वैल्यू है मान लीजिए ये। तो आप अगर इसे थोड़ी देर के लिए देखें तो ये, इसको हमने टपल्स के फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन ये टपल है। एक ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए, एक ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए, बीच में कॉमा लगा दीजिए। एक टपल, दो टपल, तीन टपल, चार टपल। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये जो सेट है इसमें आपके केवल 12 टपल्स हैं। तो मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं तो टपल्स को हम ऐसे लिख देते हैं, ये इस फॉर्म में। लेकिन आप इसे अगर रो कॉलम में अरेंज कर लीजिए ऐसे, 10 अजय, कंप्यूटर साइंस 40,000, ठीक है। और ऐसे सारे टपल, अगला टपल इसके नीचे लिख दीजिए, ऊपर इनके किन सेट से ये वैल्यू आ रही है वो सेट के नाम लिख दीजिए, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, है ना, और सैलरी। तो ये जो है ना, एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ये एक टपल्स के सेट का रिप्रेजेंटेशन है। ओके ओके, सो दीज आर द टपल्स। इन्हें हम कई बार डेटाबेस की टर्म में इनको रोज भी बोलते हैं और रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। सो टपल, रोज और रिकॉर्ड्स ऑल आर सिनोनिम। ओके, सो टपल, रो, रिकॉर्ड, ये सब क्या है, सिनोनिम है। ठीक है, कार्डिनलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। हाँ, तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनका जो टोटल एलिमेंट्स बनेंगे इन सबके कॉम्बिनेशन से बनेंगे ना, तो चारों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, सो ये हो गया आपका टपल। नाउ ये जो कॉलम्स हैं, जो ये जो जिनमें कॉलम्स में पहले कॉलम में वैल्यू इस सेट से आ रही है आईडी से, दूसरे कॉलम में जो वैल्यू आ रही है टपल की, दूसरी वैल्यू इस कॉलम से आ रही है, ये तीसरे इस कॉलम से आ रही है, चौथी वैल्यू इस कॉलम से आ रही है टपल की। तो ये जो सेट्स है ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इंडिविजुअल जो सेट्स इन्वॉल्व हैं, इनको हम या तो एट्रीब्यूट बोलेंगे, ठीक है। सो यू कैन हैव एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, जो कॉलम्स हैं, और कॉलम्स हम बोलते हैं कई बार इनको, और फील्ड्स बोलते हैं, ये भी सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ओके। और टपल्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ टपल्स, जिसे हम जनरली रिलेशन बोलते हैं, या फिर नॉर्मल भाषा में, नॉर्मली टर्म में टेबल भी बोलते हैं। मैथमेटिकली अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स में बात करें, तो दिस इज ए रिलेशन एक्चुअली। तो ये जो टेबल है ना, मैथमेटिकली यू कैन कॉल इट रिलेशन, बट इनफॉर्मली हम इसे क्या बोलते हैं, टेबल। ओके, बट रिलेशन और टेबल दोनों एक ही चीज़ है, बस हमने टेबल का, ये वे का टेबल का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल, और रिलेशन फॉर्मल वे में रिप्रेजेंटेशन है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे आप रिलेशन को, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाला, इस तरीके से r इक्वल टू ये कॉलम्स को आप सेट के फॉर्म में लिख देंगे। ओके, सो आपका हमेशा ध्यान रखना है, योर रिलेशन और टेबल इज ए सेट। ठीक है, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, एक सेट होता है, और सेट में डुप्लीकेट नहीं होता है। तो एक टेबल के अंदर दो कॉलम्स रिपीट नहीं कर सकते आप, दो टपल रिकॉर्ड रिपीट नहीं कर सकते। दैट मीन्स यू कैन नॉट राइट
दिस रिकॉर्ड 2 टाइम्स इन दिस टेबल। कोई भी रिकॉर्ड को 2 बार नहीं लिख सकते आप, ओके कोई भी रिकॉर्ड को 2 बार या 2 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो टेबल है, योर टेबल इज एक्चुअली ए रिलेशन एंड एवरी रिलेशन इज ए सेट ऑल्सो, है ना। ये जो रिलेशन जो हमने डिफाइन करते हैं ना, आर इज ए सेट, और सेट में आपको मालूम है डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होता है, ओके। हालांकि ये जो कंडीशन है इसको हम बाद में इस पर एक रिलैक्सेशन की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टी सेट से भी डील करना पड़ सकता है। तो मल्टी सेट और सेट में क्या होता है, सेट में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होता है, मल्टी सेट में डुप्लीकेशन अलाउ होता है। सेट का मतलब हो गया, अगर आपने लिखा S = 1 1 2 3 4, तो ये एक्चुअली इसके बराबर है 1 2 3 4, क्योंकि ये डुप्लीकेट है। इसका मतलब है कि इसको 2 बार नहीं काउंट करना, इट इज ओनली वंस। तो आप इसे ऐसे नहीं लिखते हैं, जनरली लिख देंगे आप, तो ये इसका मतलब ये निकाला जाएगा जब हम सेट की बात कर रहे हैं, तो इसे लिखना ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट टेक्निकल करेक्ट। और अगर आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब एक्चुअली ये होगा जब सेट की बात करते हैं तब। लेकिन मल्टी सेट में डुप्लीकेशन अलाउ होता है, सो मल्टी सेट में ये वैलिड चीज़ है। सो मल्टी सेट में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ओके। सॉरी, मल्टी सेट में अगर आप कहें कि 1 1 2 3 4 और 1 1, सॉरी ये 1 हटा देते हैं, 1 2 3 4, ये इक्वल हैं, आप ये अगर बोलेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है। मल्टी सेट में ये इक्वल नहीं है, ये 2 अलग अलग सेट हैं, ओके। तो मल्टी सेट पर हम बाद में जब हम रिलेशनल अलजेब्रा डिस्कस करेंगे तब थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे, मल्टी सेट के बारे में। हाउएवर आपका जो रिलेशनल मॉडल है इट इज़ डिफाइंड ओवर ए सेट, सो एवरीथिंग इज सेट हियर, ओके। सो नाउ कॉर्ड ने क्या कहा था कि आपका जो टेबल रिलेशन डेटा है या जो आपका जो इंफॉर्मेशन है, हम उसे एक रिलेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और रिलेशन क्या है, इट इज़ कलेक्शन ऑफ टपल्स, और यू कैन से इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ और रिकॉर्ड्स, और कलेक्शन से बेटर है कि सेट ऑफ रिकॉर्ड्स कहिए। तो इट इज़ ए सेट ऑफ रिकॉर्ड्स और सेट ऑफ टपल्स, ओके। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल वैल्यू होती है इसको हम सेल भी, ये एक सिंगल वैल्यू है, और सिंगल वैल्यू जो सेट में होगी वो हमेशा एटॉमिक वैल्यू होगी, ठीक है। एटॉमिक का मतलब आप इसे 2 जगह डिवाइड, 2 फर्दर 2 डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। जनरली जो रो और कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन होता है उसमें जो वैल्यू बनती है, दिस इज कॉल्ड सेल। श्रीनिवासन जो लिखा है, इट इज़ रिटन इन ए सेल। सो अगर आप इसको ऐसे रो भी लाइन भी ड्रॉ कर दें ना तो आप तुरंत समझ जाएंगे सेल, जैसे एक्सेल शीट में सेल होती है ऐसे ही यहाँ पर जो फिजिक्स लिखा है, इट इज़ रिटन इन ए सेल, सो यू कैन कॉल इट सेल ऑल्सो, ओके। सो दिस इज हाउ योर रिलेशनल मॉडल इज बेस्ड ऑन ए रिलेशन, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा रिलेशनल मॉडल को हम क्यों कहते हैं कि ये रिलेशन पर बेस्ड है, ओके। क्योंकि मैथमेटिकल जो रिलेशन है ये वही रिलेशन है एक्चुअली। किसको, किसके, ये हम डेटा स्टोर करेंगे इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। ये जो मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक मॉडल है। तो जब भी आप कोई भी डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे तो इसी मॉडल के अकॉर्डिंग स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस पर और डिटेल में आएंगे, अभी आपको पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हुई, अभी मैं केवल एक पीस की बात कर रहा हूँ। सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम पूरा डेटा कैसे इस मॉडल में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सो नाउ रिलेशनल मॉडल में जैसे मैंने बताया कि ये जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है, जैसे ये नेम, ये सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है। तो समटाइम्स ये जो कॉलम्स है ना इनको हम डोमेन भी बोलते हैं, ओके। जो सेट ऑफ जैसे ये जो नेम आ रहे हैं इस सेट से आ रहे हैं, सो ऑल पॉसिबल नेम्स का सेट होगा उसे हम बोलेंगे डोमेन, ओके। सो जो कॉलम्स में जो वैल्यू आती हैं ये किसी न किसी डोमेन से आ रही होती हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये किस सेट से आ रही हैं, नेम के पॉसिबल सेट से। ये एक एट्रीब्यूट का सेट है, नेम एट्रीब्यूट का सेट है, वहाँ से आ रही हैं, तो उस सेट को हम डोमेन बोलते हैं, ओके। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर ए कॉलम इज कॉल्ड डोमेन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। सो नेम, इस कॉलम का डोमेन क्या है, नेम एट सेट, नेम सेट। नेम सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नेम। इस कॉलम का डोमेन क्या है, डिपार्टमेंट नेम, और डिपार्टमेंट नेम क्या है, एक डोमेन है। और डोमेन क्यों है ये, क्योंकि ये जो कॉलम है इट इज़ ए सेट
एंड इट कंटेन्स ऑल पॉसिबल नेम्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जो जो डिपार्टमेंट के नेम हो सकते हैं यूनिवर्सिटी में या जो अवेलेबल हैं उनका सेट है। ओके, सो डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। सो एट्रीब्यूट्स को हम भी डोमेन बोलते हैं एक्चुअली। ओके, नाउ वन मोर थिंग, कॉर्ड ने कहा था कि हर डोमेन में एक, हाँ बताओ। नहीं नहीं, अभी नहीं करेंगे एंटिटी हम डिफाइन। ठीक है, एंटिटी की अभी ज़रूरत नहीं है डिफाइन करने की, जब हम ER मॉडल पढ़ेंगे तब डिफाइन करेंगे एंटिटी। ठीक है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। सो आपका जो डोमेन है, हर डोमेन में एक स्पेशल वैल्यू हम माज्यूम करके चलते हैं, दैट इज़ डिफाइंड बाय द कॉर्ड। सो कॉर्ड ने कहा था कि एक कॉर्ड का ये रूल है, ध्यान रखना। आप अगर रूल पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड आउट दैट कॉर्ड रूल सेज दैट एवरी डोमेन शुड हैव ए स्पेशल वैल्यू जो कि आपके डेटा टाइप से इंडिपेंडेंट होगी, जैसे हम बोलते हैं नल वैल्यू। ठीक है, सो नल वैल्यू सारे कॉलम्स की मेंबर होती है। सो नल एक स्पेशल वैल्यू है जो आईडी में भी के डोमेन में है, इसके भी डोमेन में है, इसके भी डोमेन में है, इसके भी डोमेन में है। सो आपको मालूम है कि इनका डेटा टाइप अलग अलग है। तो अब जो मैंने बताया कि जो कॉलम्स होंगे या जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनका अपना एक डेटा टाइप होता है। जो सेट है उसमें एक खास टाइप की वैल्यू आती है। सेट का मालूम है आपको, सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को सेट कहते हैं, है ना। तो आईडी जो कॉलम होगा इसमें केवल आईडी टाइप की वैल्यू आएंगे, इसमें नेम आएंगे केवल, इसमें डिपार्टमेंट नेम ही आएंगे, इसमें सैलरी में एक खास टाइप की वैल्यू आएंगी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी डेसिमल डिजिट वाली, है ना। या आप चाहें तो इंटीजर का भी डिफाइन कर सकते हैं, सो इट डिपेंड्स। सो ये जो सेट्स हैं इनका अपना एक डेटा टाइप होता है। जैसे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप पढ़ा तो आपने देखा सैलरी जो कॉलम है इसका डेटा टाइप न्यूमेरिक है, नेम जो डेटा टाइप है इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ओके, सो एवरी कॉलम विल हैव ए डेटा टाइप, इट्स ओन डेटा टाइप। सो डेटा टाइप क्या होगा, कौन कौन से पॉसिबल डेटा टाइप्स होंगे, ये जब हम MySQL या कोई डेटाबेस पढ़ेंगे या एक्चुअली SQL पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकली तो बहुत सारे डेटा टाइप पॉसिबल हैं, इनबिल्ट यूजर डिफाइंड भी हो सकते हैं। ओके, सो आज यहीं क्लोज करते हैं। सो रिलेशनल स्कीमा, इंस्टांस और ये कुछ छोटी मोटी और डेफिनेशन है, हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट मी क्लोज फॉर द टुडे। ओके।